पदार्थ के ठोस अवस्था पढ़ लिया है, जेकरा में इसके आकृति के पढ़े थे, घनत्व के पढ़े, द्रव्यमानांक और क्वथनांक के पढ़ा। फिर एकर ठोस कैसन रहेगा से संपीडीय पढ़ा, बहाव पढ़ा, ऊर्ध्वपातन पढ़ा जो कि कपूर ऊपर उड़ जाता है से क्रियाकलाप, और विसरण भी हम लोग पढ़ लिए थे कि कुछ लोग फैलता है कुछ लोग ना। अब हमरा सके पढ़े के है तो पदार्थ के ठोस अवस्था के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया। अब द्रव अवस्था के बारे में पढ़े के है, तो ये कह रहा था कि इहो पढ़ाई हो गया है। तो वीडियो रिकॉर्ड रहता है तो सब है और ध्यान रहता है तो देख सकता है आराम से। अब देखो तो अब पढ़े के पदार्थ के द्रव अवस्था के सेम चीज जैसे जैसे ठोस अवस्था में पढ़ा कि कौन बह सकता था, कितना बहता था, सेहे वही से टॉपिक मिलेगा। जैसे देखो द्रव्यमानांक क्वथनांक कि आप तब से देखा कि ठोस का द्रव्यमानांक का क्वथनांक कैसन होता है। संपीडीय में देखे कि ठोस नहीं संपीडीय कर सकते, उसको कंप्रेस न कर सकते हैं, और द्रव के देखेंगे कि कितना एकरा कंप्रेस कर सकते हैं। इसे पदार्थ की द्रव अवस्था द लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, द्रव के कणों के बीच अंतरानुक आकर्षण बल ठोस की तुलना में कमजोर होने के कारण द्रव के कण कम मजबूती के साथ परस्पर बंद होते रहते हैं। सबसे ज्यादा ठोस में एकदम नजदीक था, तनका सानी एकर हट कर रहता है, तो एक जो आकर्षण बल रहता है से तनी कम रहता है, यही ले तनी कमजोर परस्पर बंध बनाए रहता है। और अतः द्रव के अंदर अंतरानुक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। तो द्रव के से ज्यादा किसमें में होता है, ठोस में होता है। तो आंतरिक स्थान जो रहेगा से ठोस में ज्यादा होता है, लेकिन ये अंतरानुक स्थान कह रहा है कि हम लोग इस चित्र में देखे थे कि केकर स्थान ज्यादा रहेगा। तो इमें एकरो से ज्यादा ये ठोस के है, एकरो से ज्यादा एक दूसरे में गैप कितना में रहता है, तो द्रव में और ज्यादा गैप रहता है। तो ये जैसे द्रव के गैप हुआ, तो कहने का ये इसका मतलब ये था कि द्रव में अंतरानुक स्थान ठोस से भी ज्यादा होता है, यानी कि ठोस में तो कम गैप रहता है, ओकरो से ज्यादा गैप रहता है द्रव में। तो द्रव में अंतरानुक स्थान ज्यादा रहता है, अंतरानुक आकर्षण बल कम रहता है। ये कम रहता है तब भागत रहता है, ये ज्यादा गैप रहता है। घर में ज्यादा कम आदमी रहेगा तो जितने उघरा सकता है तू। फलतः द्रव के कण अधिक स्वतंत्रता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते रहते हैं, क्योंकि एक दूसरे से ढीला रहता है, जिन्हें मन उन्हें उघराइत रहता है। किंतु अंतरानुक आकर्षण बल इतना कमजोर भी नहीं होता है कि एक कण द्रव की सतह पर छोड़ करके बाहर हो जाए। तो इतना भी अगर यहाँ पे पानी करेंगे रखेंगे तो तनी सानी धीरे धीरे उघराइत रहेगी ना कि स्पीड में गैस के द्वारा उड़कर न भाग जाएगा। तो एकदम अंतरानुक आकर्षण बल थोड़ा सा पकड़ ले रहता है, और अंतरानुक स्थान जो होता है से ज्यादा रहता है। द्रव के सामान्य गुण क्या क्या है, तो आकृति आयतन। द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, ओकरा जे चीज में रखेंगे ओकरी आकृति आ जाएगा, किंतु इसका आयतन निश्चित रहता है कि 1 लीटर पानी रखेंगे तो 1 लीटर रहेगा। थोड़ी ना कि दूसरा गिलास में रखे से वो 2 लीटर बढ़ जाएगा से, लेकिन आकृति हो जाएगा कि जैसे आकृति देख लो, ये लंबा वाला गिलास में रखा तो ऐसा आकृति के दिखाई दे रहा है पानी, एकरा में तो जे कंटेनर में रखा जाता है वही में हो जाता है, आकृति का हो जाता है। सन जोसेफ क्लास के बुक में इंग्लिश वाला मीडियम में दे लेता, 6ठे क्लास में सब पढ़ के दे लेता, इंग्लिश मीडियम में सब लिखा है, सब बता रहे पढ़ाते हैं तो ना पता ये जितना सच में बता रहा है नौका सब इंग्लिश मीडियम में सब ऐसी एक बात करके पूरा दब ठोस के कैसे पूरा डिटेल में देता है। हम तो यार सोच रहे थे कैसे बड़ा जल्दी दे देता है। तो द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन की आकृति प्राप्त कर लेता है। यहाँ अभी हमारा कैसे याद है ये बोले ना, तो वहाँ पर ना कंटेनर लिक्विड वो ना बार बार ओकर से किताब में लिखल रहता है कंटेनर के आकार किया रहता है, क्या कि एक जे आकार में रखेंगे वो आकार में हो जाता है। तो द्रव को जिस बर्तन में रखा जाता है वह उसी बर्तन की आकृति प्राप्त कर लेता है। जो ऊपर में चित्र देखिए, इसका कारण यह है कि द्रव के कण एक दूसरे पर ऊपर फिसल सकते हैं और अंत में स्थिर होकर बर्तन की आकृति ग्रहण कर लेते हैं, जैसा बर्तन रहेगा हो जाता है। चूंकि द्रव के कण एक दूसरे के निकट नहीं आ सकते हैं और न एक दूसरे से अधिक दूर जा सकते हैं, तो द्रव के आयतन में कोई परिवर्तन भी नहीं होता है। न बहुत नजदीक सट जाएगा, अगर सट जाता तो पानी घट जाता, बहुत दूर फैल जाता तो पानी बढ़ जाता है। तो इसे एकरा में द्रव में नहीं होता है, सामान्य पदार्थ। अब घनत्व के बारे में, द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है, यानी कि जो द्रव होता है ठोस से तनका कम होता है। चित्र में देख लिए हैं कि वो ठोस में एकदम पूरा सटल रहता है, एक तनका सानी हटल रहता है, एक घनत्व तनिक कम रहता है। तो किसी पदार्थ की ठोस अवस्था की तुलना में द्रव की अवस्था अंतरानुक स्थान अधिक होता है, यानी कि ठोस के तुलना किया जाए ना तो एक तनका सानी ज्यादा फैलल रहता है, इसलिए द्रव का घनत्व ठोस से तनका सानी कम होता है।
अब संपीडिया का सब चीज वैसी रहेगा, एक ठोस से सब कुछ एक तनका कम ज्यादा रहेगा। अब संपीडिया जगह कंप्रेस जिसको दबा सकते हैं, द्रव प्राय असंपीडीय होते हैं, ठीक ना, यह भी इसको संपीडीय नहीं कर सकते हैं। उसी तरह हम लोग था कि देखो ठोस भी प्राय असंपीडीय, एक दबा करके सुखरा नहीं सकते हैं, थोड़ी ना कि एक दबा करके नहीं कर स्पॉन्ज, तो ऐसा स्पॉन्ज न है, तो ऐसा हमेशा असंपीडीय होता है। तो रहता है अभय द्रव संपीडीय है कि असंपीडीय? असंपीडीय। ठोस संपीडीय है कि असंपीडीय? संपीडीय। वेरी गुड। इन्हें लाओ खान ओकरा में कैसे हो गया, तू ठोस के कैसे तू दबा करके संपीडीय कर देगा? तब मुझे ना देखा कि नहीं देगा। हाँ लेकिन वो दूसरा बात है। आगे देखो तो ये लेल कि द्रव प्राय असंपीडीय होते हैं, ठोस भी असंपीडीय होते हैं, ठीक ना। तो ये कहे कि ओकरा एकदम दबा करके रूप आकार आकृति नहीं बदला जा सकता। इस ठोस की तुलना में थोड़ा सा अधिक संपीडीय होता है। इसका कारण यह है कि द्रव में अंतरानिक स्थान ठोस की तुलना में अधिक होता है, तो एक तनका सानी हम दबा सकते हैं। तो ये होले का काउंट किया जाता है असंपीडीय में। अब द्रवनांक और कथनांक, द्रवनांक का मतलब मेल्टिंग पॉइंट की कितना पिघल सकता है सी, और कथनांक का अर्थ बॉइलिंग पॉइंट की कितना उबल सकता है सी। हाँ, द्रवों के द्रवनांक और कथनांक ठोस के प्राय कम होते हैं, ठीक ना, ठोस से कम होते हैं। द्रव पदार्थों के द्रवनांक कमरे के ताप से कम होता है, किंतु इनके कथनांक कमरे के ताप से उच्च होता है। कमरा के ताप बताए थे कि हम लोग का जो 37 डिग्री की कितना ओकरा में तापमान रहता है, तो हम लोग के शरीर के जो तापमान तो कमरा के तापमान से कम रहता है। तो इसका जो द्रवनांक होगा मेल्टिंग पॉइंट जितना पर रहता है उतना। चलो अब तरलता, लिक्विडिटी, द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। फ्लो यानी कि अगर कहें तो कोई भी द्रव को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे बहे लगेगा। गाढ़ा से गाढ़ा अगर मध भी है तो धीरे धीरे बहवे करता है। आई हो सब तो एकरा में बहे की प्रवृत्ति होती है। ठोस में बहे की प्रवृत्ति होता है कि ना? गर्दन टूट जाएगा तो जोर से नहीं लगेगा, बोल कर बताओ। तो द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है और ठोस में बहने की प्रवृत्ति न होता है। ठोस एकरा रख देते बह का गया केनू, ठीक, अब पानी रख देते तो बह का भाग जाता। तो ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अंतरानिक स्थान अधिक और अंतरानिक आकर्षण बल कमजोर होने के कारण द्रव कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों से उच्च होती है। फलतः द्रव में बहाव का गुण आ जाता है, जिससे उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। तो फलतः जैसे द्रव रख देते बहाव आ जाता है तो बहकर रखेंगे तो इतना गोला बहर करके पूरा फैल कर पतला हो जाएगा। द्रव में बहाव की प्रवृत्ति द्रव की प्राकृतिक पर निर्भर करती है, ठीक ना। प्रकृति कौन द्रव कितना बहेगा उसकी प्रकृति, जैसे कि अगर हम मध के एक जगह रखें या पानी के रखें तो कौन ज्यादा बहेगा? पानी। तो वही का प्रकृति पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अब फर्श पर भी कोई चीज पानी मिट्टी पर रखेगा तो न भागेगा, वही प्लास्टरा पर रखेगा तो ज्यादा। तो यदि कमरे की फर्श पर थोड़ा जल गिरा दिया जाए तो यह फैलने लगता है और उसकी आकृति भी बदलने लगती है, किंतु जल का कुल आयतन अपरिवर्तित, जितना पानी गिरा उतने न रहेगा, तब वह आयतन होकर अपरिवर्तित रहता है। अब विसरण के बारे में, अब उसके बाद द्रव के खत्म हो गया तो फिर उसी तरह तो द्रवों में परस्पर मिश्रित हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। परस्पर मिश्रित की मतलब पानी में चाहे द्रव में कोई में एक दूसरे में अच्छा से मिला देगा। ठोस में विसरण की प्रवृत्ति न था, क्या कि बताए थे कि बालू और गिट्टी को मिलाएगा तो अच्छा से न मिलेगा, लेकिन द्रव में तू दूध और पानी को मिला दो पते नहीं चलता है, ठीक ना। तो वही हुआ, तो परस्पर मिलता है, ऐसा मिलता है कि ओकरा में पता चलेगा कि मालूम होना चलता है, क्योंकि इसमें बहने की गुण होता है। तो एक दूसरे ऐसा चाहिए क्रियाकलाप बोला है। देखो हम लोग कैदा दिए थे तो शहद का प्रवृत्ति बताया है और इधर स्याही का कि कैसे कौन रहता है। स्याही रखे तो बहुत जल्दी घुल गया और शहद लेट से। तो इसमें क्रियाकलाप खुल गया मतलब कि ओकरा में ज्यादा ना बहे की प्रवृत्ति देख लेते हैं पढ़ के। बीकर का मतलब कोई भी टॉप होता है ना, लैब में प्रयोग करेंगे ना तो इतनी को रहता है ओकरा बीकर, लोहा वाला प्लास्टिक वाला। हाँ, 2 बीकर ए बी में 2 चित्रानुसार जल भरिए और जल में सावधानी पूर्वक 1 बूंद स्याही दीवार के सहारे से डालिए। यहाँ क्या डाल रहा है? स्याही। और इसी बीकर में दूसरा में 1 बूंद शहद डालिए और चित्र 1.10 में दिखिए आया गया है कि आप देखेंगे बीकर में ए में स्याही तुरंत जल में फैल गया, क्योंकि फैले का प्रवृत्ति ज्यादा है। और जबकि शहद जल में बीकर में किनारे होकर शहद की एक लकीर छोड़ते हुए नीचे गिर रहा है। क्या कि ना बताया कि पानी रखेगा तो जल्दी फैलेगा कि शहद जल्दी फैलेगा? पानी। तो हमें यहाँ स्याही का प्रयोग है। स्याही तो बहुत ज्यादा पतला होता है तो तुरंत ही फैल गया शहद आराम आराम से। जबकि शहद जल में
नीचे जाने लगता है 10 से 15 मिनट के अंदर ही बीकर ए में स्याही का नीला रंग पूरा ही फैल जाएगा। जब पूरे जल फैल जाता है, उसके विपरीत शहद में जल के फैलने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है, तो ये जल्दी फैल। देखो यहाँ पर जाकर इसे ये पूरा में फैल गया, यही कहा रहा था। ठीक, तो शहद का घनत्व स्याही के घनत्व से अधिक है, एकर घनत्व ज़्यादा है, यही आराम से चल रहा था, एकर घनत्व कम था तो तुरंत ही फैल गया। इसलिए शहद की तुलना में बहुत धीमी गति से मिश्रित होती है स्याही की तुलना में शहद। इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि विभिन्न द्रव्यों के विसरण वेग भी वेग मतलब का स्पीड, विसरण की कितना जल्दी कोई में मिल सकता है, तब केकर वेग अलग अलग भी रहेगा। फिर क्रियाकलाप दूसरों का है, कनका सा पढ़ ही लो, कोई जरूरी है कि छोड़ के जाए। 2 गिलास ले, एक गिलास में गर्म जल रखे और दूसरा में ठंडा रख लिया आयुष। अब प्रत्येक गिलास में नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट का एक रावा डाल दे, यानी कि मैं कॉपर सल्फेट डालने में तो नहीं देखा है। गर्म जल शीघ्र ही नीले रंग का हो जाएगा, यानी कि अगर गर्म जल में नीला थोथा डालेगा तो कैसा रंग हो जाएगा? नीला रंग। नीला थोथा होता है पानी एगो होता है, तो फोटो में दिखा सकते हैं, लेकिन चलो मान लो कॉपर सल्फेट का एगो टुकड़ा होता है। जबकि ठंडा जल काफी समय के पश्चात नीले रंग का होगा। यही लेल कभी सोचा होगा कि चलो हम बता देते, तब कोई उदाहरण से बहुत अच्छा तो इसी तरह से सीखेगा, देखबो करता है लेकिन एक और सीख जाए। इस क्रियाकलाप से पता चलता है कि ठोस के कणों का विसरण का वेग उच्च ताप पर बढ़ जाता है। अब ठोस के बारे में बोला, ठोस कणों का विसरण यानी कि ठोस को अगर पिघलाना होगा ना तो कैसे जल्दी पिघलेगा? वेग उच्च ताप बढ़ाने के अगर गर्म पानी से। यही लेल होता की है कि जब हम लोग कपड़ा साफ करते हैं तो लोग को देखता है कि जब बहुत ज्यादा कपड़ा गंदा रहता है ना तो गर्म पानी से धोता कि अब याद आ गया। तो वो लोग को तो पता न है कि साइंस पढ़ा, लेकिन इतना पता है कि गर्म पानी से साफ करेंगे तो कपड़ा में जितना मैल है पकड़ ले अच्छा से सब घींच कर छोड़ा देगा। यही साइंस है, गर्म पानी से। तो कपड़ा के ज्यादा गंदा रहता है तो गर्म पानी से लोग धोता है, ठंडा पानी से धोगा तो उतना साफ न होता है, गर्म पानी से और ज्यादा साफ हो जाता है। तो यही का नियम तो समझ ना गया कहला कि ठोस का जो विसरण के गुण होता है, जो फैले के गुण, अगर एग्जाम पर दाग लगल है पर गर्म पानी रख रहा है ना कपड़ा, तो पूरा फैले लगेगा वो दाग, तो तुरंत ही छोड़ देगा। तो अब देखो, आप जानते हैं कि वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य गैसों का मिश्रण, हम लोग जो सांस लेते हैं उनमें ऑक्सीजनो रहता है, नाइट्रोजनो रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% रहता है। तो जो गैस है से इन गैसों का मिश्रण है। ये गैस जल में विसरण की प्रक्रिया द्वारा घुली रहती है। तो ये सब जो गैस है ना पूरा बहुत अच्छा से मिलल है। उतने पर होकर देख लो, मारा है पप्पा की सूद कुछ है। चलो 3-4 दिन से गायब था, कल ही दिखाई गया था, कल ही गायब था ना 2 दिन और हो गया था। जल में विलीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्रमशः जलीय जीव जंतु और पौधे ग्रहण कर जीवित रहते हैं। अब देखो, पानी जो हम लोग पीते हैं ये वाला भी पानी, और गंगा जी में जो पानी होता है वो में भी सब गैस अच्छा से मिलल रहता है, ठीक ना। ऑक्सीजन भी मिलल रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कोई ऐसा जीव है, ताकि सब जीव को ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक ना। मछली को भी सांस लेने के लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन डायरेक्ट नहीं लेता है, पानी से लेता है। तो पानी में भी क्या है? ऑक्सीजन है। तो पहले पानी पीता है, पानी में से क्या ले लेता है? ऑक्सीजन। तो जितना हम लोग के पानी है ना उसमें भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड अच्छा से मिलल है। अगर गंदा जल है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो ज्यादा ठीक ठाक पानी हो तो ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगा और गैसों की मात्रा ज्यादा होगा। गिल्स से ज्यादा देर तक रोक सकते हैं ना, तो वो ठीक है, लेकिन ओकरो तो ऑक्सीजन की जरूरत है ना। कहाँ से लेगा? पानी से। तो पानी में ऑक्सीजन मिलल रहता है। तो जलीय जीव जंतु जितना है, जितना पानी में रहता है या पौधा जो रहता है, वो सबके ऑक्सीजन कहाँ से लेता है? पानी से लेता है। इस प्रकार ठोस, द्रव और गैस सभी पदार्थ द्रव में विस्तृत होते हैं। ये बताया कि जो ठोस और द्रव और जो गैस होता है ना, सब द्रव में अच्छा से मिल जाता है। अब द्रव का जमना यानी कि कोई पानी जमेगा, फ्रीजम लिक्विड, किसी भी द्रव को ठोस के रूप में परिवर्तित करना द्रव का जमना कहलाता है। जैसे कि कोई भी द्रव पानी है, उसको जमा देंगे तो बर्फ बनता है, तो क्या बन गया? वो ठोस बन गया। तो द्रव का जमना क्या कहलाता है? किसी भी द्रव को ठोस रूप में परिवर्तन कर देना द्रव का जमना कहलाता है। जैसे दूध को जमा दोगे तो दही बन गया, तो वो क्या हो गया? ठोस रूप हो गया। एक तरह से तो लिक्विड है माना जाता है। अगर और कोई भी चीज बना जा रहे हैं तो इस तरह से, जैसे पनीर उनीर को, उदाहरण के लिए यदि जल को 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन तक अगर ठंडा किया जाए तो जल बर्फ में बन जाएगा। बर्फ यानी
ठोस में परिवर्तित हो जाता है। और हालांकि यह परिवर्तित अस्थायी है। अस्थायी की मतलब कि सब दिन न रहेगा, फिर बाहर निकालेंगे तो तापमान बढ़ाएंगे तो फिर वो पिघल जाएगा। तो ये कै दास से हो रहा है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछता है कि पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पूछे जमता है 0 0 डिग्री सेल्सियस पर। केल्विन में पूछा जाता है 273 बता सकते। और कल वाला चैप्टर हम लोग कौन केमिस्ट्री फिजिक्स में पढ़ लिया है कि वो उबलता कितना डिग्री पर है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो वो चीज इहो में मिलेगा। अब बाष्पन, यह बाष्पन मतलब कि उबलेगा कब। तो आपने देखा कि चिमटी थाली में रखे जल को खुली वायु में रख दिया जाए तो कुछ समय जो हम लोग के कपड़ा सूखता है नहीं पड़ेगा बाष्पीकरण, कि जब हम लोग वायु में रख दिया जाए तो कुछ समय पश्चात थाली का जल गायब हो जाता है। यानी कि अभी गर्मी के दिन आएगा और पानी को तनका जाकर छत पर रख दो, कल होकर जाएगा तो सारा पानी सूख जाएगा, तुरंत हो सकता है अगर जितना पानी की मात्रा है। या वही तो हम लोग सोचते हैं कि हम कपड़ा के पूरा गीला रहता है, पसार देते हैं तो कपड़ा सूख कैसे जाता है, सारा पानी क्या हो जाता है, भाप बन करके ऊपर उड़ जाता है। तो यही प्रक्रिया को बाष्पीकरण कहते हैं, जो लिखल है अभी सर तो ऐसे ठंडा में रखते हैं तो हवा से। हाँ, तो हवा से बाष्पीकरण होता है तो वही पड़ेगा। लेकिन हवा से बहुत कम। हाँ, वही स्पीड निर्भर करता है। तो देखो, तो कुछ समय पश्चात थाली का जल गायब हो जाता है। इस प्रकार पिछले तालाब या जल झील का जल विशेषकर गर्मी के मौसम में धीरे धीरे गायब हो जाता है। अब प्रश्न उठता है कि जल गायब होकर कहाँ चला जाता है। तो वस्तुतः जल वाष्प या गैस के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। जैसा तुसा अभी आसमान बोला था, आसमान है वायुमंडल, वायुमंडल के सब परत है उस समय। जिस प्रक्रिया द्वारा जल यानी कि जो पानी है वाष्प में परिवर्तित होता है उसको क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। ऐसी प्रक्रिया को वाष्पीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। कि हम लोग का कपड़ा सूख जाता है, कोई भी चीज धरती पर पानी रखते थोड़ा देर बाद सूख गया, वो सब पानी भाप बन गया, भाप बन करके ऊपर चल गया और ये में के सारा पानी, कपड़ा में के सारा पानी खत्म हो गया। जब पानी का भाप नदी का होता है तो उसमें नदी का भी भाप, मछली भी चल जाता है। हाँ, मछली भी कुछ ऐसा, मछली ना जाता है, मछली वहीं पर सूख करके मिट्टी की तरह में मर जाए। इस तरह से कहीं तालाब का पानी बहुत सूख गया, कादो में भी रहता है। चलो आगे पढ़ लो। और तो एक बात पूछते हैं, जब अथी बारिश शुरू होता है तो तब बेंग कैसे आ जाता है, आसमान से गिरता है? आसमान में उसका जन्म होता है नीचे। देखो पानी से चलो शॉर्ट में बता देते हैं, हमको आगे टॉपिक पढ़ना है। मिट्टी में रहता है, उम्र तनी ज्यादा दिन रहता है, पानी निकलता है, वही समय उसका प्रजनन के समय होता है। जैसे अगर कुत्ता लोग का जन्म ठंडा में ज्यादा बच्चे को जन्म तो उसी समय, तो वो तो बहुत अंडा को देता है उसी समय, जब बरसात के मौसम रहता है ना उसी समय में, तो इसीलिए वहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई देने लगता है। तो यही कारण है। लेकिन उसका तालाब उलाब में अभी भी कहीं ना कहीं पोखर होगा तो बेंग तो रहबे ना करता है। हाँ, तो वही सब मतलब कि मिट्टियों में कहा जाता है कि इस तरह से होता है। जो छोटा बच्चा देखता है उस समय जन्म उसका ज्यादा होता है। तो किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे तापों पर वाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया को वाष्पन कहलाती है। कमरे के ताप की अभी नॉर्मल जो हम लोग है ना, तो हम लोग कमरा के ताप पर की नॉर्मल डिग्री है, यहाँ पर कोई कपड़ा पसार दिए तो धीरे धीरे अगर सूख रहा है तो ये सब वाष्पीकरण कहलाता है। या धूप में रख दिए तो वो सब वाष्पीकरण कहलाएगा। क्रियाकलाप दिया है कि एक घड़ी कांच पर थोड़ा कार्बन डाइसल्फाइड लेकर खुली वायु में छोड़ दे। कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कार्बन डाइसल्फाइड घड़ी कांच पर से गायब हो गया, तो ये भी धीरे धीरे उड़ जाता है। फिर उड़ जाता है? नहीं, ऊपर जो रखा गया डाइसल्फाइड से कार्बन ये अब सब रासायनिक समय हम कैसे देखा, नमक रहता तो हम देख ले, जो तुझे न देख ले है मोबाइलों के तो नहीं दिखाई सकते, तो कैसे समझा, खाली समझ लो। स्टील की एक थाली में थोड़ा सोडियम क्लोराइड, देखो सोडियम क्लोराइड बता सकते हैं क्या कहते हैं, जानता है ना? किसको कहते हैं? सोडियम को। सोडियम, अरे नमक को सोडियम एन ना लिखा है, साधारण नमक ये ना रासायनिक नाम है। तो कितना राशि बतैली है। जलीय विलयन में थाली को गर्म करे और कुछ समय पश्चात थाली का जल गायब हो जाएगा। तो यही बोला है कि अगर तू पानी एगो थाली में पानी रख लो स्टील के और ओकरा में नमक मिला दो और गर्म करेगा ना, तो कुछ समय बाद थाली का जल गायब हो जाएगा धीरे, क्योंकि पानी का ज्यादा नमकीन हो जाता है तो वो गर्म होकर गायब हो जाएगा। और थाली में सोडियम क्लोराइड यानी नमक अवशिष्ट बच जाएगा, तो हमें के पानी धीरे धीरे, क्योंकि पानी भाप बनकर उड़ गया, लेकिन वो जो नमक है से नमक रहिए जाएगा, ठीक ना? नमक रहिए जाएगा। अगर मान लो गलने के बाद भी, हाँ कभी गलल है पूरा, में से अच्छा से सुनो गौर से, एक थाली लो चाहे कटोरा ले, उसमें बढ़िया अच्छा से तू नीमक घोल दो, नहीं वो ऐसी रख दो, ओकरा गरम करो धीरे धीरे। अगर गरम कर रहा है तो क्या होगा, गरम करने से ओकर पानी तो जलबे ना करता है,
बाष्प बनकर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा तो उसमें से पानी खत्म हो जाएगा, जिसमें नमक रहबे करेगा। नमक फिर से अथी बन जाएगा। हाँ, वो पूरा ठोस सन के बनल रहेगा, जिसे चीनी के चाशनी उशनी देखता है तो नमक रह जाता है, नमक अवशिष्ट बचा रहेगा। खाली किसका बाष्पीकरण हो जाएगा? पानी का होगा, नमक का कुछ नहीं होगा। यही कहा था। फिर से डब्बा में रख देंगे। फिर रख सकता है डब्बा। वेरी गुड। चीनी को काटेंगे तब चीनियों के उसी तरह होता है। चीनियों में चीनियों तो ना देता है पूरा पिघल का धीरे धीरे और करेगा तो वो जलने लगता है, लेकिन वो अंतिम में हो तो पाक बनकर सन के रही ना जाता है। कुछ कुछ चाशनी जैसा रही ना जाता है, तनी सनी अपवाद है। बाष्पन क्रिया का व्याख्या। अब बाष्पन क्रिया के कि यह प्रक्रिया किया, अभी बहुत लंबा है बाष्पन क्रिया के, तन इतना दूर था फिर आगे देखो। हम जानते हैं कि द्रव के कण अनवरत गमन करते रहते हैं। द्रव के कण यानी कि पानी अनवरत इधर उधर भागत रहता है तथा परस्पर टकराते भी रहता है। वायु में खुला छोड़ देने पर वे वायु के कणों के साथ भी टकराते रहते हैं। अगर पानी के यानी द्रव के इधर उधर छोड़ा जा रहा है तो वायु से भी टकराता है। ऐसी अवस्था में द्रव की सतह वाले द्रव कण अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। इनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि इन पर द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। फलतः यह कण जल की सतह को छोड़ करके वाष्प में परिवर्तित होकर वायु में चले जाता है और धीरे धीरे ये पानी सब टकराते टकराते फैलता है और वो भी वाष्प बन जाता है। क्योंकि अगर तू पानी को बार बार इन्होंने कर रहा है, जैसे कैसे ठंडा के करे के लिए करता है हम लोग के पानी के उन्होंने, तो वो सूखने लगता है। वैसे कपड़ा पर अगर पंखा मार रहा है तो कपड़ा सूखे लगेगा। तो हम लोग जो पानी है से क्या हुआ, जो द्रव है से हवा से टकराता है और टकरा के उड़ तो बार बार इन्होंने करते रहता है। करते करते वो जो पानी है जो कल के जन है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है और वायु में चला जाता है। तो यही कारण हवा से भी कपड़ा सूख जाता है, समझ सकता है शॉर्ट। बाष्पन को प्रभावित करने वाला कारण यानी बाष्पन केकरा केकरा वजह से बाष्पीकरण जल्दी हो जाएगा, जैसे कोई धूप से होता है, हवा से होता है, सही सर। तो द्रव का यानी कि पानी का बाष्पन निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। द्रव की प्रकृति, द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतनी ही तेजी होती है। यानी कि अगर जल्दी से क्वथनांक का बॉइलिंग पॉइंट अगर जल्दी गर्म होने वाला रहता है, कम रहेगा तो जल्दी बाष्पीकरण तेजी करेंगे, जल्दी कपड़ा सूखेगा। उदाहरण के लिए ईथर का क्वथनांक, इसे याद रखना कि ईथर कितना होता है, 34 डिग्री सेल्सियस। ईथर शॉर्ट में समझा जो सेंट होता है ना परफ्यूम, उसको भी ईथर कहा जाता है। ऐसे गौरव है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस जानबे करता है कि उबलता है। अतः जल की तुलना में ईथर अत्यधिक तेजी से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। सेंट उंड मारता है कितना एकदम फूम सन के रहता है, मारो तुरंत हवा में खत्म हो जाता है। तो पहले पानी खत्म होगा कि पहले ईथर? कहला ईथर पहले खत्म होगा। कहला कि जेकर क्वथनांक कम रहेगा, ठीक ना, तो उबलने की प्रक्रिया 34 डिग्री। हाँ, एक ना तू तनके गरम करेगा ना ईथर के तो तुरंते खौली लगेगा। पानी के बहुत गरम करेगा, तब ई कहने का अर्थ है 100 डिग्री। तब पानी को 100 डिग्री सेल्सियस यानी पानी को ज्यादा गर्मी करेंगे तब ना वाष्प बनेगा। एक 37 जो हमारे शरीर का गर्मी होता है 37 डिग्री, ओकरो से कम पर उबले लगेगा। तो ईथर कहीं छोड़ेंगे तो गर्म होकर के वाष्प बन गया, तो जल्दी खत्म हो जाता है। क्रियाकलाप बोला है, एक परख नली में 5 ml ईथर और दूसरी परख नली में 5 ml जल लेकर के उन्हें वायु में खुला छोड़ दे तो आप देखेंगे थोड़ा देर बाद ईथर गायब हो गया है, लेकिन जल अभी भी हईती है। तो सेम बोला है कि पानी और जल और ईथर सेम उतने रखिए, उसका छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे पानी का वाष्पीकरण लेट से होगा और ईथर के जल्दी हो जाएगा। तो ये समझिए। अब द्रव का तापमान देखो, द्रव का ताप जितना ही अधिक होगा, ठीक ना, एगो कारण यह था, दूसरा कारण है कि द्रव का तापमान जितना अधिक ही होगा तीव्रता भी उसका वाष्पन उतना, यानी कि तापमान यानी जल्दी गर्म हो रहा है तो जितना अधिक हो रहा है तो तीव्रता भी वाष्पीकरण भी बढ़ जाए। इसका कारण यह है कि उच्च ताप पर द्रव के कणों में औसत वेग बढ़ जाए, क्योंकि अगर जितना जल्दी गर्म करेंगे, ठीक ना, उतना जल्दी वो वाष्प में बदल जाएगा। अगर एगो एग्जाम्पल न दिल हम दे दे, अगर 2 गैस पे रख ली है, एगो में सेम पानी सेम है आ एगो गैस ज्यादा ताव दे रहा है, एगो गैस कम ज्यादा ताव दे रहा है ना, एगो कम एगो ज्यादा, तो ज्यादा वाला के तापमान ज्यादा रहेगा तो पानी पहले के कर सूखेगा, ज्यादा वाला के। तो वही है कि अगर तापमान ज्यादा रहेगा तब वेग बढ़ जाएगा। देखिए क्या है कि वायु तापमान बढ़ाने से जो भी होता है एक द्रव का वेग बढ़ जाता है कि गर्म होगा तो जल्दी वाष्पित हो जाता है। तो यही है। तो अतः द्रव की सतह के कणों का द्रव निकल जाना आसान हो जाता है। और द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, द्रव की सतह का क्षेत्रफल जितना ही अधिक रहता है द्रव का वाष्पीकरण ही तेजी से होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के एकदम शॉर्ट में समझ लो, हईते नीचे ऑप्शन पर लिखल रहता है। तो अभी हम समझा दे तो फिर समझाएंगे। मान लो अगर कपड़ा के धो लिया और पूरा गोल मटोल कर कोई रख दिया है छत पर, ठीक ना, एगो आदमी क्या किया है, कपड़ा को पूरा धो लिया, पूरा फैला करके रख दिया है।
तो क्षेत्रफल के एकड़ ज्यादा है, फैला है। फाइनल वाला क्षेत्रफल का मतलब है कि देखो एकड़ क्षेत्रफल है बेंच के क्षेत्रफल तो ज्यादा, तो टेबुल के क्षेत्रफल ज्यादा है तो एकड़। अगर कोई के क्षेत्र जेकर क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा ओकर कपड़ा पहले सूखेगा। तो जो मोड़ चमोड़ का कपड़ा रखा है से पहले सूखेगा कि पसारा वाला के? पसारा वाला के। तो वही बोला है कि बाष्पीकरण पहले केकर होगा जेकर क्षेत्रफल ज्यादा है तेकर। अगर किसी सतह का क्षेत्रफल जितना ज्यादा रहेगा उसका बाष्पीकरण ज्यादा रहेगा। यही लोग कपड़ा को पसारता है, ना कि खाली धो करके उसी रख दिया। तो रख देगा तो अगर क्षेत्रफल कम रहेगा तो बाष्पीकरण लेट से होगा तो कपड़ा जल्दी नहीं सूखेगा। एग्जाम्पल है नीचे, द्रव की सतह का क्षेत्रफल अधिक रहने से अधिक द्रव के कण सतह का आकर के बाष्पन में परिवर्तित होता है। यही कारण है कि बिना लपेटा हुआ भींगा वस्त्र और लपेटे हुए भींगे वस्त्र की तुलना में तेजी से सूखता है। यह एग्जाम्पल तो नहीं अलग दिया है। लपेट सपेट का जो कपड़ा रखेगा से और जो पूरा बिना लपेटे रखेगा से, तो पहले कौन सूखेगा? जे का लपेट उपेट का न रखे हैं से हो गया। अब वायु का वेग, वायु का वेग की मतलब कहीं तू पसार दिया है, हवा बहुत तेज से बह रहा है तो कपड़ा तुम्हार जल्दी सूखेगा, और हवा कम बह रहा है तो लेट से सूखेगा। अगर हवादार स्थान पर जहाँ वायु का वेग अधिक है यानी कि बहुत ज्यादा हवा चल रहा है वहाँ द्रव का वाष्पन तेज से होगा यानी जल्दी से कपड़ा सूखेगा। इसका कारण यह है कि द्रव के वाष्प के कणों का वायु तेजी से बहा लेती है। तो ये तेज है कि बहुत जोर से हवा आएगा ना तो अपना साथे पानी के लिए भाग जाता है। अगर तनका हवा बढ़ा तो तनका पानी लेकर जाएगा। तो ये हो गया क्रियाकलाप। वही सब है कि चिकनी मिट्टी में रखिए तो इस समय छोड़ वो अपना साथी ले जाता है। सर जी जैसे थी गंगा नदी एक बहाव गंगा से नदी आगे जहाँ हवा जाता है उधर उड़ने चल जाता है। तो देखता है आदमियों के लिए लू तो चल जाता है तो पानी है कि ना, आंधी तूफान आएगा तो तोड़ उड़ा लेता है। तो कहता कथी सिकुड़ जाता है तो ना उड़ेगा, भयंकर वाला आंधी तूफान आएगा आता है ना, था तब। अच्छा तो ये पानी के की दिक्कत है? पानी के देखता है जब नदी में लहर आता है तो पानी के तैतर उड़ाता है तो कपड़ा में के पानी के ना उड़ा के ले जाएगा। वो कहता समेटे कहता कि चल दोस्त चल दोस्त, वो है ना कपड़ों ले जाता है उनके पानी के छोड़ो ना। चोरी हो गया सर। वेरी गुड हो आगे देखो आर्द्रता। आर्द्रता के शब्द में समझ लो ह्यूमिडिटी। जैसे खेत में बाव करते हुए समय सुनना होगा कि ई खेत में नमी न है या ई खेत में नमी है। मतलब जे खेत ज्यादा गिल्ला है बोलते हैं कि वो आर्द्रता वाला है, और जे खेत में कम गिल्ला है ओकर में आर्द्रता कम है। तो वाष्पन का वेग वायुमंडल की आर्द्रता पर काफी प्रभाव पड़ता है। यानी कि वायुमंडल के जैसे देखो अभी गर्मी के दिन में देखिएगा तो वायुमंडल में आर्द्रता हईते न है, यानी कि थोड़ा ठंडा सन के महसूस कम हो रहा है। लेकिन ठंडा के दिन में देखिएगा तो बहुत ज्यादा ठंडा रहेगा। पहले आर्द्रता के मतलब कि ठंडा के दिन में वायु में आर्द्रता ज्यादा रहता है तो ठंडा के दिन में कपड़ा लेट से सूखता है, और गर्मी के दिन में वायुमंडल की आर्द्रता बहुत कम रहता है, आर्द्रता कम रहता है तो ये लिए कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो यही बोला है कि वाष्पन का वेग वायुमंडल के आर्द्रता का काफी प्रभाव पड़ता है। पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आर्द्रता क्या है। तो हम बता दें, देखो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा आर्द्रता कहलाती है। जैसे ठंडा के दिन में हम लोग कहीं चलते हैं तो हमें जो कुहासा से आता था सब देखो पानी पानी हो जाता है, यानी उसका में आर्द्रता है। तो जल वाष्प जो पानी है जो भाप के बन में उड़िया रहा है, ऐना करते हैं तो हाथ में हमको पानी लग जाता है। या कभी बर्तन चढ़ा हुआ देखा होगा जैसे भात बनता है और उसके ऊपर जब भाप निकल में तू हाथ लगा तो हाथ में पानी पानी हो जाए, ठीक ना। तो यही हाँ ऊपर में तो हो ना गया चुवैत रहता है। तो ओहे है जल का वाष्पकरण, उसी को आर्द्रता होता है। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहलाते हैं। किंतु निश्चित ताप पर वायु जल वाष्प के अधिक से अधिक एक निश्चित मात्रा में ही उपस्थित रहती है। पृथ्वी पर यह अधिकतम मात्रा भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होती है। दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि जब वायु में निश्चित ताप की आवश्यकता जल वाष्प की मात्रा उस ताप पर असामान्य उपस्थित जल वाष्प की मात्रा से अधिक रहता है तब वायु आर्द्र कहलाती है। यानी कि उनमें ज्यादा पानी रहेगा तो आधा उस समय कब रहता है तो ठंडा के समय में वायु ज्यादा आर्द्र रहती है। इसके विपरीत जब उस ताप पर वायु के सामान्य मात्रा में कम जल वाष्प रहता है तब कहते हैं कि वायु शुष्क है। जैसे अभी तो वायु शुष्क न है लेकिन एकदम गर्मी जो और मेन आएगा 1 महीना बाद उनमें कितना भयंकर गर्मी रहेगा, जो तो देह में जाएगा तो लगेगा कि देह जड़ गया तो और शुष्क होता है। तो उस समय के वायु को क्या कहते हैं? शुष्क वायु कहते हैं। जो एकदम चैती में गेहूं कटाए समय होता है, जो गेहूं के सुखा देता है आदमियों के सुखा देता है। तो आर्द्र वायु में द्रव का वाष्पन बहुत कम होता है। तो अगर आर्द्र यानी कि ठंडा के समय में वायु का वाष्पन बहुत कम होता है तो ठंडा के दिन में कपड़ा लेट से सूखता है। जबकि शुष्क वायु में वाष्पन बहुत तेजी से होता है। शुष्क वायु यानी कि गर्मी के समय में वाष्पन बहुत तेजी से होता है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है। यही बात एग्जाम्पल एक हम रुक जाओ। तो यह कि भींगा हुआ कपड़ा शुष्क वायु में शीघ्रता से सूख जाता है। तो जो शुष्क वायु मतलब कि गर्मी के दिन में जल्दी सूखेगा, जबकि आर्द्र वायु में सूखने के लिए अधिक समय लगता है। आर्द्र वायु यानी ठंडा वाला से समय रहता है। हो गया। वाष्पन की क्रिया में ठंडन उत्पन्न होती है,
यानी कि कभी कभी बाष्पन होते समय ना ठंडा भी महसूस लगता है। जैसे हम शॉर्ट में समझा देते, अगर ये लिखल है तो ठीक। ये दूगो क्रिया गर्मी के दिन में अभी महसूस करेगा कि अगर अचानक तू कहीं पर इसे बहुत पसीना हुआ है और ठंडा पंखा के में आएगा ना तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस होगा तोरा, होता है ना, या पसीना के ठंडा होता है, तो वही होता है बाष्पन की ठंडक उत्पन्न। ताकि ओहो जो तो शरीर पर जो पसीना है ना धीरे धीरे क्या बाष्प बन करके ऊपर जा रहा है, तो जब बाष्प बनकर ऊपर जाता है तो उसमें हमको ठंडा महसूस होता है। और उसी तरह घैरा में रखा हुआ पानी भी थोड़ा ठंडा लगता है, हमें अभी पढ़ेगा। तो बाष्पन की क्रिया द्रव की सतह पर होती है। कहाँ होती है? द्रव की सतह पर। सतह पर के द्रव के कण द्रव के भीतरी भाग में ऊष्मा ऊर्जित ग्रहण करके अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेती है। यानी कि शरीर के अंदर में पूरा गर्मी रहता है तो बाहर वो द्रव निकल जाए, जिससे गैस के रूप में वायु चलने लगता है। तो उस द्रव का ताप कम हो जाता है और वहाँ पर ठंड हो जाता है। तो हम लोग के शरीर पर वहाँ पर जैसे वो बाष्पित होने लगा था, क्या लगने लगता है? ठंडा लगता है। दूगो व्याख्या है, एगो है अति घैरा वाला, तो एक मिट्टी के सुराही। सुराही का मतलब समझ गया ना? घैला। यानी घड़ा में जल भरा हुआ है और उसका ताप अंकित कर ले और तब अब सुराही का मुंह ढक्कन से बंद करके छोड़ दे। 2 या 3 घंटे बाद सुराही का जल का ताप अंकित करे तो आप पाएंगे कि जल का ताप की अपेक्षा कम हो गया है, यानी कि पानी अब ठंडा हो गया है, अर्थात सुराही का जल ठंडा हो गया है। अभी व्याख्या होता है कि हम घैला में पानी रखते हैं, 2-3 घंटा बाद वो पानी ठंडा हो जाता है। क्यों से? अब देखो कह रहा है कि मिट्टी के सुराही में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, क्या कि मिट्टी के बर्तन है ना, वहाँ पानी नहीं निकलता है, लेकिन इतना छोटा होता है ना कि हवा के कोनों में आर पार जा सकता है। मतलब पूरा पूरा नहीं जाता है, मतलब कुछ हद तक एकदम छोटा छोटा में छिद्र होता है, जिनके होकर जल के कण सुराही से बाहर की सतह पर चले जाते हैं। तो पानी के ना तनी तनी तनका सनी बाहर आ जाता है, ठीक। और बाष्पन के ये कण जलवाष्प के रूप में वायु में चले जाते हैं, और यह बाष्पन वायु में चला जाता है। और इन कणों का जब बाष्पन होने लगता है, बाष्पन मतलब कि कण जो धीरे धीरे बाष्प हवा में जाने लगता है, तो उष्मा सुराही के जल को प्राप्त होती है और जिससे सुराही का जल कैसा होने लगता है, हम लोग को ठंडा महसूस करने लगते हैं। तो ये रहता है कि सुराही का जल यानी कि मटके का जल ठंडा क्यों होता है? उसके छोटे छोटे छिद्र होते हैं, अंदर बाहर करता है तो बाष्पीकरण होता है पानी, और पानी की वजह से हमको पानी ठंडा महसूस होता है। इतना देर से हम चिल्ला रहे हैं, तनका देर बर्दाश्त करो। हमहू बर्दाश्त कैले है ना, देखते हैं हम आराम आराम से बोले, हमें कंठ इतना अति होला, पढ़ाई पढ़ा रहे। तनका देर रुक जाओ, खत्म ही करेंगे खेल आप। ना ना चौपी खत्म ये आवे जल्द से दूसरा हम तो दूध मांग रखे छुट्टियां के टाइम पर मांगे। हाँ चलो अब खत्म, एकरो खत्म हो वाला है छुट्टी के टाइम। तो ध्यान से सुनो, मटका सुराही देखना लिया, ठीक। अब ये बता रहा है तो ध्यान से सुनो और बात करूँ, ठीक ना? पूरा गर्म बढ़ रहा है, प्यास पे तो शांत से रहेगा, छोड़ दे तनका। जो पानी से नहाएगा सो लिबास बदलेगा, और जो पसीना से नहाएगा सो इतिहास बदलेगा। तो तू खाली पसीना से नहाओ और ध्यान दे ले रहो। पसीना मेरा करते थे, अब आएगा अगला। देखो, अपनी हथेली पर 1-2 बूंद स्पिरिट या ईथर रखे, ठीक ना? हाँ स्पिरिट व ईथर के समझ लो, ओकरे अंग्रेजी में कहा जाता है। हथेली पर आप ठंड का अनुभव करेंगे, ठीक है ना? कि हाथ पर एक रखे ठंडा रहे, कहला। इसका कारण यह है कि हथेली पर इन द्रवों का बाष्पन हो रहा है। कहे थे कि सबसे पहले पानी बाष्पित होगा कि ईथर होगा? ईथर। तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है, 34 पर। तो अगर हम एगो हाथ पर पानी रखे और एगो हाथ पर ईथर रखे तो पहले बाष्पीकरण किसका होगा? ईथर का। तो जेकर बाष्पीकरण होगा ऊपर हमारा ठंडा लगेगा। यही लिए बोल रहा है कि अगर आप अपने हाथ पर न 2 बूंद ईथर रखिएगा ना, यानी स्पिरिट, तो आपको हाथ में धीरे धीरे ठंडा लगने लगेगा। सेंट मारते काख में थे, ठंडा लगता है ना? हाँ वही सेंट केल्विन पर नहीं होता। किस पर? ईथर केल्विन पर नहीं। केल्विनों पर बदल दो, 34 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल दो 273 से। 273 से मतलब क्या करना पड़ेगा? ना तो यह बताया था, अब अभी नई टॉपिक बताएंगे कि सेल्सियस से केल्विन में बताने के बताया ना 273 जोड़ा उतना भाग करो ये वाला। तो देखो, हथेली पर रखने पर इन द्रव का बाष्पन हो रहा है, इसीलिए उसका उष्मा हमारे हथेली से प्राप्त होती है, तो हथेली ठंडी लगती है। जब भी भले हमें याद न था, अमन बता दिया कि सेंट मारता है तो ठंडा ठंडा महसूस होता है ना। ऐसू कोई भी चीज फुहारा वाला चीज मारेगा ना, तो गर्मियों के दिन में अगर पूरा पानी के फुहारा बना कर मारेगा तो थोड़ा ठंडा ठंडा क्योंकि बाष्प बन जाता है। बाल काटने वाला जब मारता है थोड़ा देर कितना अच्छा लगता है, वो ठंडा महसूस होता है कि पानी आप तनी तनी वो कण में बदल गया है, कण में बदल गया यानी कि बाष्पीकरण होने लगता है ज्यादा जल्दी। अब देखो वही सब बोला है
गर्मी के दिनों में हम कपास के बने कपड़े यानी कि सूती कपड़ा क्यों पहनते हैं? अगर कोई सूती हम जो पहने हो ना सूती कपड़ा है और ये जो तू पहने है से पॉलिस्टर कपड़ा कहते हैं, तो दोनों में से ज़्यादा ठंडा महसूस तोड़ सूती है, तो ठीक ना, ठंडा वही में पॉलिस्टर में ना लगेगा, ई में ज़्यादा अच्छा लगता है सूती में। तो ये बोला है कि लोग ना ज़्यादा सूती कपड़ा कहला तो सूती है और पॉलिस्टर है। चलो कुछ वेरी गुड। चलो कुछ मिक्सर वो वाला रहता है सूतियों का। अगर देखो तो गर्मी में ना सूती कपड़ा पहनना चाहिए, क्या कि कहला कि ठंडक महसूस हमको करता है। चलो अब देखो कहला करता है सेम पर है, ये तो बच्चे में था कि कौन सा कपड़ा कौन पहनना चाहिए। आ गर्मी के दिन में सूती कपड़ा और ठंडा के दिन में ऊनी कपड़ा। चलो गर्मी के दिनों में हमारे शरीर से पसीना काफी मात्रा में निकलता है, निकलवे करता है। पसीना हमारे शरीर में उस जो पहले बता दिए कि पसीना से ठंडा कहला लगता है, वही वाला बात है। तो पसीना हमारे शरीर से उष्मा प्राप्त वाष्पित होता है। तो पसीना हमारे शरीर से उष्मा प्राप्त कर वाष्पित यानी कि हमारा शरीर से पसीना निकलता है। हाँ ये जो छेद कहाँ है सोच रहा है, तो चलो हम बता देते हैं। ये तनी तनी को बाल देख रहा है ना, एहे में छेद है। जितना पसीना निकलता है बाले के जहाँ जड़ है तहाँ से निकलता है, इसको रुआ हम लोग कह देते हैं। सही सो। तो देखो तो जब हमारा शरीर से पसीना पर निकल जाता है तो फिर धीरे धीरे ये बाष्पो बनकर उठता है। कैसे? हमारे शरीर के गर्मी से ये बाष्प बनता है, इसे हम ठंडक महसूस करते हैं। जब यहाँ से बाष्पीकरण होने लगता है तो क्या करते हैं, हमको ठंडा महसूस होते हैं। या बहुत ज्यादा पसीना हो रहेगा और पंखा के नजदीक आता है तो और ठंडा लगता है, कहला कि और जल्दी जल्दी बाष्पीकरण हो रहा है। अब आगे बोला है चूंकि सूती वस्त्र जल का एक अच्छा शोषक होता है, यानी कि सूती वस्त्र न जल्दी जल को सोख लेता है और तो हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने को आसानी से शोषित करके उसे वायु में संपर्क में ला देता है। इसलिए गर्मी के दिनों में सूती वस्त्र पहनना बहुत पसंद होता है, ठंडक महसूस या कंफर्टेबल भी होता है, पहनने का तो तरीका से खुद के न लगता है। अब है कौथन्य एवं कौथनांक, बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कि कोई चीज उबलता रहा है लेकिन कोई कितना गर्मी पर उबल रहा है से कर सके बात है। हाँ तन का टॉपिक खाली दिया है। जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब वह द्रव उबलने लगता है, ठीक ना। तो कोई भी द्रव अगर वाष्प वायुमंडलीय दाब के बराबर होने लगेगा तो द्रव उबलने लगेगा, यानी कि अब खौले लगेगा। द्रव को गर्म करने पर उसका वाष्प दाब बढ़ने लगता है, यानी कि जैसे ही पानी को गर्म करेगा तो उसका वाष्प दाब, यानी कि बताए थे पानी करने पर जल्दी वाष्पीकरण होने लगता है तो वह बढ़ने लगता है। और जब द्रव का वाष्प बढ़कर वायुमंडल के दाब में बराबर हो जाता है तब द्रव उबलने लगता है। जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को क्वथनांक कहते हैं। तो पीछू था कि क्वथनांक किसे कहते हैं? जिस ताप पर कोई भी द्रव उबलना शुरू कर देगा उसी को उस ताप का द्रव का क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक है यह प्रक्रिया क्वथन्य या उबलना कहलाती है। तो क्वथन्य का अर्थ बॉइलिंग है, बॉइलिंग का अर्थ उसका कि उबलना, कोई भी चीज उबलता है उसको अंग्रेजी में बॉइलिंग कहते हैं, ठीक ना। जैसे अंडा अगर उष्णल अंडा खाता है तो उसको कहा जाता है बॉइल एग, हाँ ठीक ना। तो बॉइल एग हो गया। तो बॉइल तो उबलना कहलाते हैं। यदि द्रव को गर्म किया जाए यानी कि पानी को गर्म करेंगे तो द्रव का ताप यानी कि क्वथनांक पर ताप जब तक स्थिर रहता है जब तक वह पूरा का पूरा द्रव वाष्प में परिवर्तित नहीं हो जाता है तब तक की प्रक्रिया होते रहेगा। द्रव का उबलना उसके संपूर्ण भाग में होता है। अगर एक गिलास पानी रख लिया है और गर्म कर रहा है तो उबलेगा खाली ऊपरे न, पूरा पार्ट नीचे से उबलते रहता है। और द्रव के भीतर के बुलबुले तीव्र से ऊपर आने लगता है। देखिए कि आप बताइए, देखिए कि हल्का होने लगता है इसलिए। अब क्वथनांक का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे देखा होगा कि आलू उसने घड़िया या कोई भी चीज़ भात बनाने वक्त तो बंद कर देगा ना, चाहे कुकर में क्या होता है पूरा बंद कर देता है लोग, जेकरा वजह से ओकर तनको गैस बाहर न निकलता है तो जल्दी खाना पक जाता है। वो से पढ़ेंगे हम लोग तो उसका गैस वाला में रहेगा। कि द्रव का क्वथनांक ना उसके वायुमंडलीय दाब के पर निर्भर करता है। वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाएगा। वायुमंडलीय दाब हम बढ़ा देंगे ना तो पानी ना और जल्दी गर्म होने लगेगा, ठीक ना। कुकर में और हम करेंगे तो और जल्दी गर्म होने लगेगा जाता है। इसके विपरीत वायुमंडलीय दाब अगर कम रहेगा तो द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाएगा। अगर वायुमंडलीय दाब जो ऊपर से दाब पड़ रहा है से कम रहेगा तो खाना जल्दी नहीं पकेगा। फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ पर जाएगा ना तो पहाड़ पर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अब वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा तो ऊपर जाकर तू भात बनाएगा ना चावल तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा कि जल्दी पानी न खौलेगा, मतलब कि पहाड़ पर हाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है, ठीक ना। हम लोग यहाँ आए तो वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, अब वायुमंडलीय दाब ज्यादा है तो पानी जल्दी उबलने लगता है यानी कम में ताप पर, और वहाँ पर ही ज्यादा ताप की जरूरत पड़ता है। चलो आगे मिलना चाहिए।
ऐसे है हम तो देखेंगे। अगर वायुमंडल का दाब कम हो रहने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। जब हम वायु से ऊपर जाते हैं, वायु से ऊपर कि नॉर्मल वायु से ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब कम होने लगता है। अगर तू अभी यहाँ पर ही है, एक से 2 तल्ला पर गया तो एकदम तनका कम हो रहा है, फिर 3 तल्ला 4 तल्ला, अगर 20 तल्ला पर जा रहा है तो वायुमंडलीय दाब कम हो रहा है, और ओकरो से और ऊपर में जा रहा है तो और वायुमंडलीय दाब कम हो जाएगा। और जब वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है तो उदाहरण उदाहरण के लिए एक वायुमंडल दाब का जल का क्वथनांक 1 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। लेकिन बहुत ऊंचे पर्वतों पर, यानी कि बहुत बड़का बड़का पहाड़ के ऊपर जाएगा, वहाँ वायुमंडलीय दाब कम रहता है और जल का क्वथनांक भी 100 डिग्री सेल्सियस से बहुत कम हो जाता है। ताकि पानी गर्म होने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर होना चाहिए, लेकिन बहुत कम हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पर जल को 70 डिग्री सेल्सियस पर उबालने लगता है तो अतः बहुत ऊंचे पर्वत पर जल, चावल एवं दाल का पकना आसानी से नहीं हो पाता है। तो वहाँ जाकर कोई दाल पका रहा है, चावल पकाएगा तो जल्दी पकवे न करेगा, पहले ना पकेगा, रोटी पक जाएगा। रोटी पक जाएगा। ये तो तू बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा। हम सब जिंदगी भर यही पढ़ते हैं कि चावल दाल नहीं पकेगा। देखो बताइए कि ओकरा पकड़े के लिए दाब के अति क्वथनांक यहाँ हो रहा है कि पानी को उबालना है, ठीक ना। तो जो रोटी के उबाले की जरूरत पड़ रहा है पानी में, तो ये ले यहाँ पर कहीं किस पर क्वथनांक पर प्रभाव पड़े। क्वथनांक का मतलब बॉइलिंग पानी उबलने पर सब्जियों पक जाएगा, लेकिन सब पर तनी मनी प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। कि जैसे जाएगा तो चलो सब्जियों तो सर उबलता है तब ना। हाँ तो हम कहाँ गए ना, लेकिन ज्यादा एक कहला दे रहा है, यूँ समझ गया। सर आलू की भुजिया बना लेंगे। चलो ठीक। और तब बहुत ऊंचे पर्वतों पर चावल एवं दाल पकाना आसानी से नहीं होता है, लेकिन ज्यादा ऊंचा जाएगा तो चावल और दाल न पकेगा। तो पहले क्वेश्चन सुन लो कि ऊंचे पर्वतों पर चावल दाल क्यों नहीं पकता। क्योंकि ऊंचे जगहों पर जाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है और जल का क्वथनांक भी कम हो जाएगा, जल्दी गर्मी ना होगा, तब न बनेगा। कुछ लिख देना, क्योंकि इसमें ज्यादा अब इतना बता दिए तो ये लिख दो, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय और अधिक उष्मा की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि तो अगर बनाने के लिए इतना डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म ना होगा, और ताप लगाना होगा, यानी कि तन्नी को सिलेंडर से ना होगा, बड़का सिलेंडर आग जोड़ो तब जल्दी गर्म होगा। अब क्वथनांक पर अशुद्धियों का प्रभाव। कोई ऐसा चीज़ है जेकरा में बहुत मिलावट है, यानी कि कचरा वाला है, तो कौन पहले गर्म होगा, ठीक ना। अगर 2 गो पानी लेंगे, चलो हम लोग पढ़ ही लेते हैं। द्रव की अशुद्धियों में उपस्थित रहने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर कोई चीज़ में अशुद्धि मिला दिया ना पानी में, तो पानी और जल्दी गर्म होगा, ठीक। उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि जल में थोड़ा नमक डाल दिया है तो उसका क्वथनांक 100 डिग्री से अधिक हो जाएगा। इसीलिए जब मारेंगे, अभी सुनो बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं। इसीलिए जब दाल बनाता है ना, तब सुना होगा कि मम्मी चाहे कभी लोग कि दाल बनाने समय ना क्या करते हैं कि दाल रख देता है, पानी रख देती है और साथ ही साथ नमक भी रख दिया जाता है, मिलाता है सब, मिला देता है। सुनो ना, चल शुरू तो आज के न समझ में न खाना बनाते देखा। देखो होता कि अगर थोड़ा पानी गर्म करे के है ना, तो ओकरा में तू नमक मिला दो तो पानी और जल्दी गर्म होगा, ठीक ना। हाँ जल्दी गर्म होगा। अगर तू दाल बना रहा है तो दाल में पानी गर्म होगा तब ना में दाल जल्दी सीझेगा, और दाल को और जल्दी गर्म करना है तो क्या कि दाल बनाने में तो नमक रखना पड़ता है ना, तो तू नमक को पहले ही रख दो। नमक को पहले रख देगा पानी गर्म होने से पहले, तो पानी को और जल्दी गर्म कर देगा। जल्दी गर्म कर देगा तो दाल और जल्दी बन जाएगा। यही नियम होता है। तो यही बोला है कि हाँ, यही साइंस पढ़ लो तो मजा आता है। तो ये बोला है कि अगर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, ओकरा में कोई भी अशुद्धिया चीज मिला दे, यानी कि कोई भी चीज मिश्रण कर देने पर ना, उसका जल का क्वथनांक और बढ़ जाए और जल्दी पानी गर्म होगा। तो ये बोला है कि अगर जल में हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे ना, तो और जल्दी गर्म हो जाएगा। जैसे देखो बाष्पन क्वथनांक, ये बात समझ में आए ना। तो पानी अगर कोई चीज, तो अभी कोई खाना वाना लोग बनाता है, जब जानबे करता है पानी मिला भी की है, तो पहले ही नमक डाल देता है। या चाय पत्ती अथी नमकीन चाय बनाता है लोग, लाल चाय जरा में नमक डाला जाता है, तो वो में लोग पहले ही नमक डाल देता है। अब ध्यान देना जरूर, जब दाल लोग बनाती है ना, कुछ कहते हैं तो लोग पहले ही नमक डाल देता है, लेकिन दूसरा नहीं ध्यान दिया होगा। देखा है तो बहुत अच्छा। चलो बहुत, अब जानना गया खाना बना के बहुत सारा नियम सिखाना दिए यहाँ कि रोटी उटी कैसी। चलो रोटी गोलना होता है, एक दिन में कोई चीज नहीं होता, बहुत दिन बनाओ तो गोल हो जाएगा। अब वो पहले गोल ना होता था बच्चा में, लेकिन 5 साल तू आवाज सिखाया तब तो आवा गोल हुआ है। चलो अब बाष्पन और क्वथनांक में अंतर। अब बाष्पन यानी कि कोई जल्दी कैसे वाष्प, यानी कि पानी यहाँ रख रहे हैं और यही तो पानी, तो एगो पानी उबले लगेगा और एगो पानी भाफे बनकर गायब हो गया था। की अंदर है बाष्पन क्या होता है, यह एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है जो सभी तापों पर होती है, ठीक ना। और क्वथनांक यह एक निश्चित ताप पर ही होता है, जिसे द्रव का क्वथनांक कहा जाता है कि उतना ताप देगा तो अगर कम दे दिया तो पानी खोलबे नहीं करेगा।
यह द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर ही होता है। जब बाष्पीकरण क्या होता है, द्रव के ऊपरी से पहले ऊपर वाला पानी उड़ेगा, फिर नीचे इस तरह से, और द्रव के भीतर के भाग में बाष्पीकरण न होता है। अगर 1 बीकर पानी रखल है तो पहले बाष्पीकरण कौन होगा, ऊपर वाला कण पानी उड़ कर जाएगा, फिर इनक एजेंट से गायब होने लगे। लेकिन पानी क्वथनांक यानी कि गर्म होना शुरू होता है ना, तो सभी भागों में होता है, क्योंकि पानी गर्म हो रहा है जन जनी सब तर, तू अगर पानी गर्म देखा तो यही तो हाथ डालेगा तो हाथ गर्म में मिलेगा, कि पानी सब पार्ट में एक लाइन से गर्म होता है। नीचे से आ गया था, पहले नीचे वाला गर्म ना होता है, ऊपर पहले गर्म, लेकिन जब होना शुरू हो गया तो सब में होगा, पहले ये एक रहेगा सबके देगा, ये नहीं कि पहले नीचे में होता है ना, और तुरंत दे देता है, क्योंकि न बताया देकर कौन एक दूसरे से सटाता है, ये गर्म हुआ ना तो अपन गर्मी एकरा दे देगा, तो फिर नॉर्मल हो जाएगा, तो सब गर्म होगा। जब तक सब गर्म न हो जाएगा तो संपूर्ण भाग में होता है। तो पानी का जो क्वथनांक होता है सब में बुलबुला निकलता है। इसमें ठंडक उत्पन्न होती है, जब बाष्पीकरण होता है ना तो ठंडा हो जाता है, देखबे करता है, और इसमें ठंडक उत्पन्न है, जब पानी गर्म होता है तो ठंडा होगा वो नहीं। तो बातें खत्म है, खत्म हो गया। अगला दिन हम लोग गैस के बारे में पढ़ लेंगे।